नमस्ते मेरे यूपी वाले प्यारे भाइयों। 6 और 7 सितंबर को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का एग्जाम होना है। और यूपी में ये केवल एग्जाम नहीं है मेरे भाई, एक फेस्टिवल की तरह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 25 लाख युवा कमर कस के इस पेपर को देने के लिए तैयार हैं। और इस पेपर में जो सबसे बेहतरीन चीज पूछी जाती है वो है डीआई ग्राफ। तो मेरे भाई, हमने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर टेबल डीआई, 2 टेबल डीआई यानी है वो कंप्लीट पढ़ा दिया है। और आज की इस क्लास में मेरे प्यारे दोस्त हम बार ग्राफ पढ़ने वाले हैं। देखो, 2 सवाल टेबल डीआई के आने कन्फर्म है, बाकी 2 सवाल और आएंगे। ये सवाल या तो बार ग्राफ का होगा, या पाई चार्ट का होगा, या मेरे दोस्तों लाइन ग्राफ का होगा। इसमें से कोई भी हो सकता है। तो मैं अलग अलग वीडियो में हर एक पर 5-5 डीआई करवाऊंगा मेरे भाई। और आज की इस क्लास में हम बार ग्राफ के प्रीवियस ईयर के ही 5 डीआई सॉल्व करने वाले हैं। और आप इन डीआई को सॉल्व कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे बार ग्राफ के सवालों को मेरे भाई आपको टैकल करना है, कम से कम कैलकुलेशन में ऑप्शन की हेल्प से। देखिए, कैलकुलेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम होता है, सबसे बढ़िया इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है, एवरेज निकालने का तरीका होता है, डेविएशन मेथड। ये सब चीज तरीके आप प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही सीख पाओगे। इसलिए मैं आपको जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस करा रहा हूं। और आज हम बार ग्राफ के अच्छे लेवल के, मामूली नहीं, 5 जो है सवाल करेंगे। और बार ग्राफ जो है कंपेरेटिवली आसान होता है टेबल डीआई या लाइन ग्राफ की तुलना में। तो अगर पेपर में बार ग्राफ का सवाल दिखे तो आप खुश हो जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, सारी क्लासेस मेरे दोस्तों आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पे। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी एक पीडीएफ भी जो है डाल देंगे। सारी पीडीएफ भी हम यहां पे डाल देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको सारी डीआई की पीडीएफ में इकट्ठे एक साथ डलवा दूंगा। ठीक है जी। जब क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक बड़ी बेहतरीन इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा के ही एक सर हैं, रीजनिंग रनवे। तो एक वीडियो है, हुआ क्या कि हम जैसे एसएससी और रेलवे वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं कई महीनों से। अब यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जब पेपर होना था तो चैनल पे कमेंट भरे पड़े कि सर आप डीआई सॉल्व कराइए, सर हमें, सर प्लीज डीआई सॉल्व करवा दीजिए। मैंने कहा यार इसको भी देखते हैं। फिर हमने सचिन को, अपनी टीम को बोला कि भाई एक काम करो, प्रीवियस ईयर के सारे डीआई टाइप कर दो यूपी ट्रिपल एससी पीटी के। और सचिन बाबले ने क्या करा, हमारे लप्पू से सचिन ने, इसने गूगल से डाउनलोड ना करके पीडीएफ फाइल यूट्यूब पे सर्च करा, यूपी ट्रिपल एससी पीवाईक्यू, और वहां पे जितनी भी डीआई की वीडियो थी सब टाइप करके और उसको बढ़िया से वर्ड फाइल में अरेंज करके और मेरे को मेल कर दिया। और उसमें से मैंने बढ़िया बढ़िया जो है डीआई छांटी और मैंने वो करा दी। मैं सोच रहा कि ये प्रीवियस ईयर की डीआई है, और उसमें से 2 डीआई जो है, जो सर ने बैंकिंग के पेपर से करवाई थी, वो 2 डीआई जो है मैंने सेम करा दी। अब बाद में मुझे पता चला कि ये तो 2 बैंकिंग की डीआई है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के प्रीवियस ईयर की है ही नहीं, हालांकि बहुत अच्छी डीआई थी। और फिर मैंने सर की वीडियो भी देखी, सर ने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था और बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ था। तो सर का चैनल है ये रीजनिंग रनवे। अभी अभी सर का नया ही चैनल है। जो यूपी वाले बच्चे हैं जो स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बार आप सर के चैनल पे जाके देखना, बहुत सारी क्लासेस है, रीजनिंग की भी स्पेशल, और बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत डिसेंट एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरी सर से फोन भी बात भी हुई थी, 17-18 सालों से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यूपी वाले बच्चे इनसे, हालांकि ये मैथ भी पढ़ा लेते हैं, रीजनिंग के भी टीचर हैं, गद्यांश भी पढ़ा लेते हैं, पद्यांश भी पढ़ा लेते हैं। तो ये हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से गलती हुई, लेकिन कंटेंट जो है वो टॉप नॉच है। जो मैंने आपको टेबल डीआई करवाई है, इस चैनल पे 2 क्लास है टेबल डीआई की, एक ये क्लास 1 है, एक क्लास 2 है। 10 डीआई मैंने आपको सॉल्व कराई है, आप ये जाके जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम में। ठीक है ना, ये चैनल आप एक्सप्लोर करके जरूर देखेगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं। ठीक है, रीजनिंग रनवे है, और सर का नाम भी बड़ा खतरनाक है, आरएस पेलवार सर इनका नाम है। थंबनेल में नाम बड़ा बड़ा लिखना चाहिए, सर को छुपा के रखते हैं। चलो अच्छी बात है। एक चीज हमने नोटिस की कि ऑनलाइन जो कोचिंग है, इसमें जैसे हम हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश वालों का ही भौकाल ज्यादा है, यूपी वाले। और ये बुलंदशहर, आगरा, खुर्जावारी बेल्ट, इसका जो है ज्यादा है।
है ना, हम कितने सारे टीचर बुलंदशहर से हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए सर, दबदबा हमारा ही रहना चाहिए, कोई और आगे बढ़ने नहीं देंगे हम, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई। आज हमको क्या करने हैं, फिर बार ग्राफ सॉल्व करने हैं, ठीक है जी। सचिन बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो और शुरू करेंगे मेरे भाई बार ग्राफ। 2 क्लास टेबल डीआई की होगी, बार ग्राफ अगली क्लास में हम आपको पाई चार्ट और लाइन ग्राफ ये बता देंगे और ये हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बार ग्राफ होता क्या है। थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। बार ग्राफ एक ऐसा चित्र है जिसमें आंकड़े को या डाटा को आयताकार फॉर्म में, रेक्टेंगल शेप में बताया जाता है, ठीक है जी। रेक्टेंगल आप सभी जानते हैं, ये एक आयत होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब ये होता है प्यारे बच्चों कौन सी एक्सिस सचिन, एक्स एक्सिस, और ये होता है मेरे दोस्तों कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, कैटेगरी लिखते हैं, कैटेगरी, है ना। जैसे कि कोई क्लास हो गया मेरे भाई, या वर्षों की वर्ष हो गए 2006 2007 2008। और इधर वाई पे हम क्या लिखते हैं, वाई पे हम लिखते हैं डाटा, कोई बच्चों की संख्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, परसेंटेज हो गया, इस तरीके से कोई खर्चा हो गया लाखों हजारों करोड़ का, सब वो लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है डाटा इस तरीके से अरेंज किया जाता है। सामान्यतः एक्स एक्सिस पर हम क्या लिखते हैं, श्रेणियां, कैटेगरी लिखते हैं, और वाई अक्ष पर क्या लिखते हैं, मान हो गया या संख्याएं दर्शाई जाती हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर ये जो चौड़ाई होगी ये क्या होगी, सबकी सेम होगी, लेकिन हाइट जो है सबकी, हाइट या लंबाई अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ये दिखाऊं, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर शाना में, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8। तो क्या है, ये कैटेगरी है, कैटेगरी दिख रही है, ये क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8। इधर क्या दिख रहा है वाई एक्सिस पे आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या। तो हमको ये हाइट चढ़ रही है ऊपर तक, तो हमें ये पता लग जाएगा कि क्लास 6 में हाइट कहां तक जा रही है, देखो 45 तक। 45 तक कैसे, 40 और 50 के बिल्कुल बीचों बीच में जाके रोक दिया, और 40 और 50 के बीचों बीच में क्या आता है, 45। यानी कि क्लास 6 में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 45। क्लास 7 में देखो हाइट कहां तक चढ़ रही है, 60 तक। तो क्लास 7 में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 60। ऐसी क्लास 8 में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 35 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी संख्या को दर्शाया गया है। तो सबकी जो है यहां पे चौड़ाई तो सेम है मेरे भाई, लेकिन हाइट डाटा के अकॉर्डिंग अलग अलग है। ये बार ग्राफ होता है, इसी की कैलकुलेशन आपको करनी है, और ये इसको पढ़ने का तरीका है। अलग से कोई थ्योरी या फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। बस पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए कि डाटा को स्टडी कैसे करना है। अब हम सीधे सवाल करते हैं मेरे भाई। ये सवाल एज इट इज यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 के पेपर में आया है, और आपको पता है कि एक डीआई पर 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। तो यानी कि अगर आप एक डाटा को अच्छे से समझ गए तो उस पर 5 सवाल बनाने हैं आपको। जनरली 2 ही सवाल मुश्किल आएंगे, अगर एक डीआई में आए तो 3 इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। पहला देखते हैं, ये आसान है, ठीक है जी। यहां दिख रहा है 2013 14 2014 15 2015 16, तो ये फाइनेंशियल ईयर दिखाए गए हैं। ये क्या दिखाया गया है, कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन मीट्रिक टन, यानी कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में कितने कितने टन ऊन का उत्पादन हुआ है, वो भी किस में बताया गया, टन में, ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। सबको समझ में आया, हाइट के हिसाब से हम पता कर लेंगे। अब सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का खालिस्तान क्या था, और आंसर किस में है, फ्रैक्शन में। तो हमको ये बताना है कि 2014-15 का जो प्रोडक्शन है, यानी कि कितना, 51, ये 2019-20 के प्रोडक्शन यानी कि किसका, 68 का कितना था। तो 2014-15 का जो प्रोडक्शन है 2019-20 के प्रोडक्शन का कितना है भैया, 17-51, 17-4 3/4 है। यानी कि सवाल का आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। सबको दिखा, आगे चलेंगे। ये अगला सवाल है, इसी पर सेम टू सेम दूसरा डीआई है। द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वॉज इन द ईयर, यानी कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है।
किस साल कच्चे ऊन के उत्पादन में हाईएस्ट राइज, आपको अधिकतम वृद्धि देखने को मिली है, यह बताइए। अब देखो 4 ही साल दिखाए गए, यहां तो बहुत सारे सालों का डाटा दिया गया है। जब मुझे 4 ही साल बताए गए तो मैं इसी पे फोकस करूंगा ना। केवल देख लेते 2019-20, 2019-20 कितना है, ये रहा। तो 2019-20 के वर्ष में उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई है? देखो उत्पादन में वृद्धि का मतलब 2019-20 में कितना टन बना है? 68 टन। पिछले साल कितना था? 58। तो 58 से 68 कितना बढ़ा? 10 बढ़ गया। कितने पर मेरे भाई? 58 से। उत्पादन वृद्धि का मतलब है मेरे भाई कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कितने % ज्यादा ऊन बनी है, यही मतलब है ना सचिन। ऐसे 2020-21 में जब आते हैं तो कितना है ये? तो 68 से 73 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा हो गया। तो 5/68। एक एक देखना पड़ेगा। 2016-17, तो 2016-17 यानी कि 53, 53 से 65 कितना है? 12, 12 है ना। तो 12/53, ये मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन में। अगर परसेंटेज में बदलना तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन लगा देना। 2017-18 में देख लीजिए कितना है? 65, 65 से 76 कितना है? 11। तो कितना आएगा? 11/65 आ जाएगा। परसेंटेज में बदलना 100 से गुणा लगा दो परसेंटेज का साइन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इनमें कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है, यही तो देखना है। जो फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा वो परसेंटेज भी सबसे ज्यादा होगा। बताओ सचिन कौन सा सबसे ज्यादा है इनमें? तो सबसे ज्यादा मुझे यहां पे दिख रहा है, सबसे पहले ऊपर सबसे बड़ा नंबर ये है 12। तो आप ये देखो सबसे बड़ा नंबर ऊपर 12 है। सारी फ्रैक्शन को ध्यान से देखेंगे तो सब नीचे भी सबसे छोटा नंबर यहीं पे 53। तो ऊपर तो सबसे बड़ी संख्या और नीचे सारे भिन्नों में सबसे छोटी संख्या, और बड़े को छोटे से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुई है, उच्चतम वृद्धि, वो कौन से साल में है? 16-17 में। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि हमें यहां पे पूरा डिवाइड करके कैलकुलेट करके चप चेक करना है। ऑब्जर्वेशन नाम की भी चीज होती है, ठीक है ना, डाटा को समझने की, और इसी के लिए हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आगे आ जाओ। सवाल कौन सा है? ये अगला वाला सेम सवाल है, इस बार पूछ लिया इन्होंने घटत, है ना। द मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन द ईयर। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? पिछले वर्ष की तुलना में घटत जो है किस वर्ष जो है सबसे ज्यादा रही, है ना। एक एक को देखते हैं। 2014-15 में, 2014-15 में घटत कितनी है भाई? पिछले साल 56 था, 56 से इस बार कितना आ गया? 51, 5 कम हो गया, तो ये 5/56 सही है। 2017-18 में देखते हैं। 2017-18 में, तो 2017-18 में तो बढ़त हुई है, घटत हुई नहीं है, यानी कि तो पहले हट गया, कुछ करना ही नहीं। 2013-14 में देखो, 2013-14 में तो उत्पादन ही शुरू करा है, यानी कि इसका ये आंसर है ही नहीं। 2018-19 की बात करते हैं तो 2018-19 में हो गया है भैया घटत कितनी? 76 था, तो घट के कितना हो गया? 58। तो कितना घट गया फिर आपका ये? 18 घट गया, कितने पर? 76 पर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सी। अब बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है? परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। ये 56 का 10% 5.6 होता है, ये ऊपर 5 है, यानी कि 10% से भी कम है। नीचे 56 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? बटे 10, 5.6। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? यानी कि ये जो परसेंटेज है 10% से कम है। ये वाली वैल्यू देखो, 76 का 18 कितना आएगा? अगर 76 का 10% भी निकालो तो कितना आएगा? 7.6। लेकिन ऊपर क्या है? 18, यानी कि 10% से ज्यादा है। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा रहा? ये वाला। आंसर क्या है, समझे? तो यही सवाल, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत कौन से? डी ऑप्शन में। तो दो तो चेक ही नहीं करने पड़े, इन्हीं में चेक करना है आपको। ये बिना डिवाइड करके करने वाली चीज है, ठीक है ना। फर्क इतना ज्यादा है। आगे चलेंगे। पहले ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इंक्रीज्ड बाय ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह, परसेंटेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 ईयर।
यानी कि ये पूछा गया है कि आखिर के 4 सालों के दौरान जो यहां पे तुलना में आखिर के 4 सालों में जो है प्रोडक्शन है वो कितना परसेंट बढ़ा है पहले 4 सालों की तुलना में। तो यानी कि ये तो आपको ऐड करना पड़ेगा, आखिर के 4 सालों का प्रोडक्शन पहले 4 सालों की तुलना में कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो भैया आप इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त। देखो 50 50 50 150 और 60 210, ये जोड़ लिया, फिर यूनिट डिजिट 5 3 8 1 9 6 15, तो 210 और 15 ये आ गया 225। और आखिर के 4 सालों का उत्पादन कितना है, जोड़ लेंगे 70 50 120 और 60 180 और 70 250। 8 3 11 8 19 6 25, 250 में 25 जोड़ेंगे तो 275, 275 आ गया। अब सवाल यह है मेरे भाई कि यहां पर जो उत्पादन है अंतिम 4 वर्षों का पहले 4 वर्षों से कितना परसेंट ज्यादा है। तो बताइए 225 से 275 कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। तो लास्ट के 4 सालों का प्रोडक्शन 50 ज्यादा है, और कितना पहले 4 सालों की तुलना में पहले 4 सालों का उत्पादन कितना है 225। ये किससे कट गया, 25 से, 25 दूनी 50, 25 निम्मा 225 से 2/9 किस में आ गया, फ्रैक्शन में है। परसेंटेज में बदलना तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन लगाएंगे, लेकिन 2/9 तो सब जानते हैं ना, स्टैंडर्ड बात है। हमें यह बात पता है कि 1/9 जो होता है वो 11.11% होता है। ये सचिन याद है तुम्हें। तो 2/9 कितना आ जाएगा 22.22%। तो 22.22 के करीब कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो कहीं भी मुश्किल हो रही है इस सवाल को करने में, ठीक है, आसान बात है, आगे आ जाओ। ये इस पे आखिरी सवाल होगा ना। 8 वर्षों के दौरान एवरेज प्रोडक्शन क्या था, द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर्स वॉज। इन 8 सालों में औसत उत्पादन कितना हुआ। औसत पे एक सवाल जरूर डालते हैं, एक सवाल परसेंटेज कम या ज्यादा पे जरूर डालेंगे। अब औसत कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ो और 8 से भाग दे दो। लेकिन जोड़ तो मैंने पिछले सवाल में लिया ना सचिन, दोबारा थोड़ा ना जोड़ूंगा मैं। पहले 4 साल का 225 यही है, और आखिर के 4 साल का 275 प्रोडक्शन, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ के आ गया 400 नहीं 500 आ गया। तो यानी कि 8 सालों का कुल प्रोडक्शन कितना है 500, और एवरेज निकालना है तो 8 सालों का एवरेज उत्पादन कितना आ जाएगा, 8 से भाग कर दो। ठीक है, 500/8 क्या होता है 62.5, कि 1/8 जो है 12.5, 5/8 62.5%। ये 500/8 है तो 62.5 मीट्रिक टन आएगा। एमटी मतलब मीट्रिक टन। बताइए, तो जो हमने डाटा पहले ही कैलकुलेट कर लिया उसका यूज किया करो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि उन्होंने शायद देखा नहीं कि 4 सालों का पहले 4 आखिरी 4 साल का पहले जोड़ लिया, वो दोबारा से जोड़ना शुरू कर देंगे। यह है समय की खोटी बर्बादी एकदम। ठीक है ना, बिल्कुल कोरी बर्बादी मत करिए समय की। आगे चलेंगे, अगला हम डीआई करेंगे, डीआई नंबर 2, बार ग्राफ का दूसरा डीआई। आ जाइए बच्चे, कौन सा सवाल है पहला, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। दिया गया बार ग्राफ भिन्न वर्षों में खाड़ी यानी कि गल्फ में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें, प्रश्न का उत्तर दें। इस बार ग्राफ में बताया गया परसेंटेज ऑफ जॉब्स हेल्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान एंड नेपाल इन द गल्फ ओवर द डिफरेंट ईयर्स। 2018 से लेके 2022 तक का डाटा दिया गया है। अब यहां पे 3 कलर इस्तेमाल हुए। पेपर में भी जैसे ऑनलाइन आपका पेपर होगा तो वहां पे इस तरीके से कलर ना होंगे, ऑफलाइन पेपर होगा तो ये अलग अलग होगा। यानी कि किसी में शायद ऐसा हो सकता है, किसी में ऐसे हो सकता है, किसी में डॉट 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 हो सकता है, इस तरीके से होगा। लेकिन हमने तो जैसे टाइप कराया है तो उसने कलर बना दिया टाइपिस्ट ने। ठीक है नहीं, चलो अब ये जो ब्लू वाला है कौन सा है, इंडिया। बीच में रेड वाला अफगानिस्तान। ये कौन सा है, ग्रीन कलर, नेपाल। यानी कि 2018 में, और ऊपर क्या लिखा हुआ है सबके परसेंटेज।
2018 में इतने इतने परसेंट लोग गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं, इंडिया, अफगानिस्तान और नेपाल के, ये हर उसमें दर्शाया गया है। और टोटल को जोड़ के कितना आएगा फिर इनको? 100%। 57.5 प्लस 25 प्लस 17.5, 100% आना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब यहां पर हम सवाल देखते हैं, एक एक सवाल को। ये डीआई थोड़ा बढ़िया लग रहा है पहले के मुकाबले, है ना। सवाल ये है, इफ द रेशियो ऑफ टोटल पर्सन हु आर डूइंग देयर जॉब इन 2018 एंड 2021 इज 3:5। 2018 और 2021 में जो टोटल लोग काम कर रहे हैं उनका रेशियो कितना है? 3:5 है। 2018 में 3 लोग काम कर रहे हैं, 2021 में 5 लोग काम कर रहे हैं। टोटल इंडियंस इन द गल्फ इन 2021 आर 4400। 2021 में इंडियंस कितने काम कर रहे हैं? 4400। तो आपसे पूछा टोटल नेपाल पीपल कितने काम कर रहे हैं 2018 में गल्फ में। तो 2018 में गल्फ में कितने नेपाली लोग काम कर रहे हैं? ये वाला 17.5, यही आ गया ना सचिन, ग्रीन वाला 17.5 निकालना है मुझे 2018 में काम करने वाले टोटल लोगों का। यही बात है, 2018 में जितने टोटल लोग गल्फ देशों में काम कर रहे हैं उसका 17.5% कैसे है? नेपाल के। तो 17.5 तो 25 सत्ते 175 नहीं होता, 25 सत्ते पहाड़ा याद होना चाहिए। पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप 25 सत्ते 175 जानते हो, 175 बराबर 25 सत्ते होता है, 25/7। ये भी जानना जरूरी, यानी कि जो आंसर आएगा वो 7 से कटेगा, तो 2250 तो कटेगा नहीं 7 से, 1400 और 175 ये कट रहा है। 1400 प्लस 125, 125 नहीं, ये भी कट रहा है यार 7 से, तो 2 ऑप्शन कट रहे हैं, तो ये तो बनाना पड़ेगा फिर हमें। नहीं, 25 के मल्टीपल से काम नहीं चलेगा, वो डेसिमल में है। ठीक है, हमें चेक करना पड़ सकता है कि हम ऐसे 25 का मल्टीपल देखें। 7 का तो मल्टीपल देख सकते हैं प्राइम नंबर का, पर ऐसे 25 का नहीं देख पाएंगे। तो भाई ये सवाल तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। 2021 में क्या दिया है? कुल जो भारतीय काम कर रहे हैं उनकी संख्या 4400 बताई गई है। अच्छा, 2021 में कुल कितने भारतीय काम कर रहे हैं? 27.5। मैं केवल 2021 की बात कर रहा हूं, सही है सचिन? 2021 में गल्फ कंट्री में काम करने वाले भारतीय कितने हैं? 27.5%। और इनकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 4400। तो मुझे बताओ कि 2021 में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, ये पता ला जाएगा। 2021 में काम करने वाले टोटल लोगों का क्या निकाल दो? 100%। तो डेसिमल हटाओगे तो इधर 0, 11 से जरूर कटेगा। 11 से क्या? 55 से कटेगा ये। 55 पंजे 275, 55 अट्ठे 440, यानी कि 5% 800। तो 1% कितना आ गया? 160। तो 100% कितना आ गया? 16,000। 16,000 आ गया भाई। तो ये आ गया 2021 में काम करने वाले टोटल लोगों की संख्या। ठीक है, और आपको पता है कि 2018 में और 2021 में जो लोग काम कर रहे हैं गल्फ कंट्री में उनकी संख्या का रेशियो कितना है? यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5 की वैल्यू 16,000 है, जो कितने गुना होता है? 3200 गुना। तो 2018 में गल्फ कंट्री में काम करने वाले लोग कितने आ जाएंगे? 9600। तो ईयर 2018 में गल्फ कंट्री में काम करने वाले टोटल लोग कितने हो गए? 9600। लेकिन इन 9600 लोगों में हमें बताना है क्या? नेपाल के 17.5%। तो 9600 का 17.5% निकालना है। 17.5 मत लिखो सचिन, क्या लिख दो? 35/17.5 क्या होता है? 35 का ही तो आता होता है, 35/2% ही आ जाएगा। देखो परसेंटेज से 2 जीरो और 2 से 96 कट गया 48, 48 बार। देखो ये तो कहीं से 25 का मल्टीपल नहीं आया ना, नहीं आया ना। सही चीज सिखाई ना मैंने। मैं ये सिखाता कि 3 का, 7 का, 11 का, 13 का मल्टीपल करो। ये जो 2 और 5 के मल्टीपल चेक करते हो ना, जैसी दशमलव घुसता है तो 2 गायब हो जाएगा। 2 की 0.5 में गुणा करो, 1 बन गया, है कि नहीं?
5 की पॉइंट 2 में गुणा करो 1 बन जाएगा, ऐसे ही। इसलिए कभी 25 का ऐसे मल्टीपल चेक मत करिएगा मेरे भाई, अगर डेसिमल में है कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब ये सीधा आंसर 1680 आएगा और कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है जी। 35 की 40 में 1400 प्लस 280, देखो 1680 आ गया, ठीक है। तो ये तो पहला ही सवाल बहुत बढ़िया है इस डीआई का, मजा आया करके। आगे देखते हैं, ये बस सवाल देखो। साल 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है। फिर से 2018 में आ जाते हैं। अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या अफगानिस्तान में, यानी कि ये वाला हो गया ना 25%, 2340 दिए। साल 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है। 2018 और 2019 में अफगानिस्तान में कितने लोग हैं? तो 2018 में और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों की संख्या का रेशियो दिया है कितना भाई? 45:88। तो पूछा यह है कि साल 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है, यानी कि 2018 में टोटल कितने काम कर रहे हैं, 2019 में टोटल कितने काम कर रहे हैं, यह आपको बताना है। बताओ सचिन कैसे करेंगे? दो 2018 में 25% दिया है तो क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। फिर यहां से इसके अफगानिस्तान के 2019 में अफगानिस्तान के काम करने वाले लोग निकालो, फिर वहां से 100% निकाल लो, दोनों जोड़ लो। और भी कोई छोटा कर सकते हो क्या? रेशियो दिया तो रेशियो में कैलकुलेशन की बात ना करें हम लोग। जैसे मैंने मान लिया कि 2018 में कितने लोग काम कर रहे हैं, m, 2019 में कितने लोग काम कर रहे हैं, n। ये मान लिया कि 2018 में टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं मेरे भाई गल्फ कंट्री में, और 2018 में 19 में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो रेशियो किसका दिया है? अफगानिस्तान में काम करने वाले लोगों की 2018 में अफगानिस्तान में कितने लोग काम कर रहे हैं, m का, और 2019 में अफगानिस्तान में लोग कितने काम कर रहे हैं, n का 40%। और इनकी संख्या का रेशियो कितना है? 45/88। तो मैं यहां से क्या डायरेक्ट नहीं रेशियो निकाल लूंगा 2018-19 में काम करने वाले टोटल लोगों की संख्या का। इससे मुझे लगता है कि कैलकुलेशन कम हो जाएगी। देखते हैं बाकी। 5 बच्चे 25, 5 नाम 45, और 8, ये तो 5 अट्ठे 40 चला ही गया, और 8 से 88 11 बार, यानी कि m/n कितना आ गया? यानी कि 2018-19 में काम करने वाले टोटल लोगों की संख्या का रेशियो कितना आ गया? 9 11 9 11 20। 20 के मल्टीपल तो खैर सारे ही हैं। तो फिर हमें टोटल निकालना है 2018 में और 2019 में काम करने वाले लोगों की संख्या का, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। यही ना सवाल है सचिन? 20 की वैल्यू निकालनी है ना? अच्छा, एक चीज मैं कह सकता हूं कि सन 2018 में अफगानिस्तान में, सन 2018 के अंदर अफगानिस्तान में कितने लोग काम कर रहे हैं? 25%, ये तो बोला है। और 2018 में अफगानिस्तान में काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो 2018 में काम करने वाले टोटल लोग कितने गल्फ कंट्री में? 100%। तो 4 से इसको क्या कर देंगे? गुणा। तो कितना आ जाएगा? 9200 और 160, यानी कि 9360 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2018 में गल्फ कंट्री में काम करने वाले टोटल लोग कितने हैं? 9 की वैल्यू कितनी है? 9300। सचिन सही हो रहा है क्या? 9 एकम 9 और 0 9 चौक 1040 हो गया। तो 20 की वैल्यू भी, यानी कि 1040 13 का मल्टीपल आना चाहिए फिर तो आंसर भाई। तो 20 की भी टोटल लोग निकालने हैं। 2018-2019 में काम करने वाले टोटल लोग गल्फ कंट्री में, ये भी 20 के वैल्यू 1040 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20,800। ये आंसर भाई। ये बात सही है? समझ में आया? बढ़िया सवाल है ना? गजब। आगे चलते हैं। 2018 से लेके 22 तक सारे गिवन ईयर्स में कुल व्यक्तियों का रेशियो 2:3:3:4:5 है। तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल काम करने वाले कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। देखो 2018 से 22 तक हर साल
गल्फ कंट्री में काम करने वाले टोटल लोग, टोटल में इंडियन प्लस अफगानिस्तान प्लस नेपाल तीनों लोग आ रहे हैं, उनकी संख्या का रेशियो दिया, कुल व्यक्तियों की संख्या का रेशियो हर साल दिया है। ठीक है, 2018 से 2022 तक इन सालों में गल्फ कंट्री में कुल भारतीय का अनुपात ज्ञात करें। देखो मुझे यहां पर ऐसा नहीं है कि पूरा ही रेशियो निकालना पड़ेगा, सचिन पूरा निकालने की जरूरत है क्या? क्योंकि जब यहां पे 5-5 कैटेगरी के रेशियो दिख रहे हैं तो आप यहां पर ऐसे दो देख लो जो अलग अलग हो, यानी कि मैं पहले दो साल का रेशियो निकाल लू, मेरा काम हो जाएगा क्या? पहले 2 साल का रेशियो निकाल लू, काम हो जाएगा, कि अलग अलग है, पूरा चेक करने की जरूरत थोड़ा ना आगे। ठीक है जी, या और भी आसान देखूं तो मैं अगर ये बीच के 2 साल निकालता हूं, यानी कि 2018 और 2019 और 20, 2019 और 20 में भी अलग अलग है, 2019 और 20 में भी अलग अलग ही दिख रहा है मुझे तो। नहीं अलग अलग नहीं है, देखो सेम है ना, वही कर लेते हैं भाई, पहला वाला ही पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, तो 2018 और 19, 2018 और 19 का निकाल लेते हैं। इनमें काम करने वाले लोगों की संख्या का रेशियो कितना है? 2 रेशियो, 2018 में 2 लोग काम कर रहे हैं और 2019 में 3 लोग काम कर रहे हैं। 2018 में इंडियन कितने हैं? 2 का 57.5%, इंडियन का ही तो रेशियो बताना है। और 2019 में कितने इंडियन काम कर रहे हैं? 3 का 45%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, और हमें क्या निकालना है? इसका रेशियो। तो 2 का 57.5% क्या आ जाएगा? परसेंटेज तो खैर काट ही लो, तो ये आ जाएगा भाई आपका 115, और रेशियो 45 दिया 135, इस तरीके से। तो ये तो आपका फिर 5 से कट गया 23 बार, और 5 से 135 कट गया 27 बार। यानी कि पहले 2 साल में, यानी कि 2018-19 में गल्फ कंट्री में काम करने वाले भारतीय का रेशियो 23-27, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, यानी कि यही आंसर होना चाहिए। बाकी का, अरे 23-27 तो बी में भी है, परेशान कर रहा है ना, ये कर रहा है हमें। ठीक है, तो हम एक और निकाल लेते हैं, क्या दिख रहा है भैया? 19 और 20 में बराबर है, 2019 और 20 में काम करने वाले लोगों की संख्या बराबर है 3-3। तो 2019 में कितने भारतीय काम कर रहे हैं? 40%। और 2020 में कितने काम कर रहे हैं? अच्छा हमें तो भारत चाहिए ना। 2019 में कितने भारतीय काम कर रहे हैं और 2020 में कितने काम कर रहे हैं? तो 45 और 35 का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 नाम 45 और 5 9 7 आ जाएगा भाई। 2019 में और 20 में लोगों की संख्या बराबर है, तो हमें निकालना है उनमें भारतीय कितने, तो सीधा परसेंटेज का रेशियो ले लेंगे। 2019 में 45% काम कर रहे हैं और 2020 में 35%, रेशियो 9-7 होना चाहिए। तो देखो ये क्या, ये 9-7 है? नहीं है। 27-21 नाम 27-3 किसी रेशियो 9-7 है, यानी कि यही आंसर आएगा भाई। ठीक है, वो नहीं है, समझ आई बात? चलो ये भी अच्छा सवाल है यार, मेहनत करनी पड़ी है इसमें। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। साल 2019 में गल्फ में कुल भारतीयों की संख्या साल 2022 में गल्फ में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है। ठीक है, तो इन संबंधित वर्षों में गल्फ में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर 2 सालों की, 2019 की और 2022 की। अब इस सवाल में बोला गया है कि 2019 में जो टोटल इंडियंस है और 2022 में जो टोटल अफगानी लोग काम कर रहे हैं गल्फ कंट्री में, उनकी संख्या बराबर है। तो बराबर कर देते बराबर। तो मैंने मान लिया कि भैया इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं टोटल ए, और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं बी। तो 2019 में भारतीय कितने काम कर रहे हैं गल्फ कंट्री में? ए का 45%, और 2000 किसकी बात कर रहे हैं? 22 की। 2022 में गल्फ कंट्री में अफगानिस्तान अलग अलग है, तो 2022 में गल्फ कंट्री में अफगानिस्तानी कितने लोग काम कर रहे हैं? 30%। अगर टोटल लोग 2022 में बी हैं तो उसमें अफगानिस्तान में कितने लोग काम कर रहे हैं? 30%। तो ये बराबर होना चाहिए। यहां से ए बटे बी कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ये हमारा 15 से कट गया। यानी कि इन दोनों सालों में लोगों की संख्या का रेशियो कितना आ गया? 2 रेशियो। लेकिन पूछा है इन्हीं सालों में, संबंधित वर्षों का मतलब ये सेम ईयर आपको लेने। ठीक है भाई, जिन सालों की हम बात कर रहे हैं इन सालों में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नेपाल के कितने लोग हैं मेरे भाई?
इसमें तो अच्छा, इसमें ये 15% और इसमें कितना हो जाएगा नेपाल के 50%। तो यहां मेरे भाई 2019 में कितने लोग काम कर रहे हैं नेपाली, 2 का 15%, यहां टोटल का कितना काम कर रहे हैं नेपाली 50%, ये आ जाएगा भैया। ठीक है, तो परसेंटेज आपका कट गया, तो ये 30:150 नहीं हो गया, 1:5 आंसर है। ये क्या सचिन, बी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं, अगला सवाल ये बताइए, साल 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है। अच्छा, साल 2020 में कुल आदमियों की संख्या कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना, 2021 में कुल नेपाल के लोगों का 3 गुना है। लेकिन 2021 में अगर नेपाल के 1 लोग काम कर रहे हैं तो 2020 में कुल आदमी काम करने वाले कितने हैं फिर 3, यही डाटा दिखाया गया है। भी देखना, बड़े अच्छे से पढ़ना है सवाल। 2020 में काम करने वाले कुल लोग, कुल व्यक्ति 2021 में नेपाल में काम करने वाले लोगों की संख्या का 3 गुना है। और साल 2020 में कुल भारतीय 5775 है। ठीक है, तो ज्ञात करें कि साल 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। देखो, अगर हमें प्रतिशत ही अधिक बताना है तो क्या हमें इस एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हमें ऑलरेडी इनमें बता दिया रिलेशन, रेशियो से काम हो जाएगा। तो 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने परसेंट अधिक हैं। तो ये सवाल तो मेरे भाई रेशियो से ही हो जाएगा। बेस क्या है, हमें यह बताना है कि टोटल इंडियन जो 2020 में काम कर रहे हैं वो कितने परसेंट ज्यादा हैं टोटल नेपाली पीपल से जो 2021 में काम कर रहे हैं। 2021 में काम करने वाले नेपाली लोग कितने हैं, 1। 2020 में काम करने वाले लोग कितने हैं, 3, यही है। लेकिन 2020 में काम करने वाले टोटल इंडियन चाहिए ना आपको, तो 2020 में काम करने वाले टोटल इंडियन कितने हैं, 35%। तो 2020 में काम करने वाले इंडियन है 3 का 35%, और 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5%, 1/20, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी भाई यहां से 7/20। तो ये 2021 में काम करने वाले नेपाली लोग हैं 1, ये 2020 में काम करने वाले इंडियन हैं। तो इन इंडियन की संख्या इन नेपाली लोगों से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि ये क्या है भैया आपका बेस। ये तो बेस हो गया। जब आपको परसेंटेज ज्यादा निकालना है तो क्या ले लो, इसका रेशियो ले लेंगे, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आसान हो जाता है ना। 20 से कम 20 रेशियो 21। तो बस आपको ये पता करना है 20 से 21 कितना ज्यादा है, 1/20 ज्यादा, और 1/20 कितना होता है दोस्त, 5%। आ गया ना। यानी कि अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो अब भी 80% बालक ऐसे हैं जो ये इसको देख के कैलकुलेशन करने लगेंगे कि नहीं सचिन, टोटल निकालना, जबकि जरूरत है क्या, नहीं। जब आपको परसेंटेज कम या ज्यादा पूछा जाए और रेशियो परसेंटेज आपको फुल बता दिया गया है तो एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है ना, बस आप ये पहचाना करो कि जो चीज आपसे पूछेगी उसमें बेस क्या है। हमेशा बेस को लेफ्ट साइड में लिखो और आप रेशियो ले लो, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसके साथ ये वाला डीआई समाप्त होता है। अब हम करेंगे कौन सा, तीसरा डीआई, डीआई नंबर 3। चलें, आ जाओ अगला सवाल। ये सवाल आसान लग रहा है क्योंकि इसमें जो है एक ही जो है उठ रहा है, रेक्टेंगल एक ही उठ रहा है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि सवाल में क्या दिखाया गया। यहां भी ईयर्स बताए गए हैं। ये प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल बाई कंपनी लाख ओवर द ईयर, हर साल कितने कितने लाख मोबाइल कंपनी बना रही है वो बताया गया। जैसे 2001 में 30, ये 30 नहीं है 30 लाख है। 2002 में कंपनी ने कितने मोबाइल बनाए, 45 लाख। इस तरीके से अब सवाल देख लेते हैं। 2005 और 6 का एवरेज प्रोडक्शन निम्न में से किस साल के जोड़ों के एवरेज प्रोडक्शन के बिल्कुल बराबर था। यानी कि 2005 और 6 का एवरेज प्रोडक्शन इन दोनों सालों का, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से किस वर्षों के जोड़े के बिल्कुल इक्वल था, यही सवाल है। देखो यहां पे हम 2-2 साल का ही एवरेज निकालेंगे,
बटे 2 करेंगे। अगर एवरेज बराबर है यानी कि योग भी तो बराबर होना चाहिए ना दोनों सालों का। तो 2005 और 6 का योग कितना आएगा सचिन? 70 और 55 125। तो हमें देखना है बस कौन से सालों में कौन से दो ईयर्स का पेयर ऐसा है, पेयर ऑफ ईयर्स जहां योग 125 हो रहा। पहला देखेंगे 2002 और 7, 45 और 80। ये हो गया क्या? 45 और 80 यार, ये 125 बन गया और ये आंसर है। बताइए, पहला ही हो गया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। 2001 के कंपैरिजन में 2008 में मोबाइल के प्रोडक्शन में अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज क्या है, लगभग प्रतिशत वृद्धि क्या थी 2008 में? 2001 यानी कि बिल्कुल पहला वाला हो गया 30। तो 2008 में जो मोबाइल का जो प्रोडक्शन है 2001 से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये तो बताना है आपको। तो 2001 में कंपनी कितने मोबाइल बनाती थी? 30 लाख। लेकिन 2008 तक आते आते कंपनी का प्रमोशन होगा, कितने मोबाइल बनाती है? तो यानी कि 30 से 85 कितना, 55 लाख ज्यादा कंपनी मोबाइल बनाने लगी। तो ये आ जाएगा सचिन, ये आ गया 55 बटा 30। ये 5 से काट लीजिए, कितना आ जाएगा? 11 बटा 6। ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ये करेंगे ना। लेकिन जैसे 11 बटे 6 तो 6 दूनी 12 होता है, 2 माइनस 1 बटे 6 नहीं है भाई, क्योंकि 11 के नजदीक क्या है? 12। 12 माइनस 1 क्या होता है? 11। और 11 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस 1 बटे 6। अच्छा, 2 का मतलब क्या हो गया? 200%। और 1 बटे 6 कितना है? 16.66%। तो यानी कि आंसर किसके करीब आएगा? सी ऑप्शन, 183.33% के करीब आएगा। देखो ये चीजें डीआई में पढ़ने वाली है ही नहीं। ये जो कैलकुलेशन इसके आगे की हुई है परसेंटेज चैप्टर के अंदर सीखने वाली है, जो हम सिखाते हैं मेरे भाई कि कैसे जल्दी फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे। वो जमाने बीत गए भैया कि जब आप 100 से गुणा करके परसेंटेज से भाग देते थे बावलों की तरह। ठीक है, यही तरीके आपको अपनाने हैं। आगे देखेंगे ये वाला सवाल। दिए गए सालों में से कितने सालों में मोबाइल का प्रोडक्शन दिए गए वर्षों के एवरेज प्रोडक्शन से अधिक था? इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वाज द मोबाइल प्रोडक्शन मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर्स? सवाल समझ पाए? ये कितने साल है? ये 8 साल की कहानी है। तो इन 8 सालों का आपको निकालना है एवरेज। फिर ये बताना है कि कितने साल ऐसे हैं कि जहां कंपनी का प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन जो है, जो हमने एवरेज निकाला उससे ज्यादा है। अब इसके लिए सचिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालेंगे मेरे भाई, तो ये देखो 45 और ये 45 65 110, 110 हो गया। ठीक है, ये 55 और 85 कितना हो गया? 140। तो 140 और 110 250, 250 और ये कितना आ जाएगा? 120, 370, 370 और 30 कितना आ गया? 400। ये टोटल प्रोडक्शन 400 हो गया। कितने सालों का? 8 सालों का। तो यानी कि हर साल का प्रोडक्शन कितना आ गया? 50। एवरेज प्रोडक्शन आ गया पर ईयर, एवरेज 50 लाख। 50 लाख मोबाइल फोन बनते हैं, लोग बदलते हैं, फिर कूड़े में फेंक देते हैं। तो कितने सालों में एवरेज ज्यादा है भाई? 50 से ज्यादा। देखो 50 के बराबर नहीं पूछा, ज्यादा है। तो 65 है, 70 है, 55 है, 80 है और 85 है। तो यानी कि ये तो 5 साल हो गए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ गड़बड़ कर दी क्या भाई हमने? हैं? फिर से जोड़ लेते हैं भाई। 45 और 65 कितना आ जाएगा? 110। और 55 और 85 कितना आ जाएगा? 108 5 40, 250 हो गया। 250 और 7 5 12 यानी कि 370। 500 आएगा? कैसे आएगा 500? ये जोड़ने में क्या गड़बड़ हो रही है भाई? 110, 130, 140, 250 हो गया। 250 और ये जो है 120, 370 ही तो हुआ, और कुछ तो बचा नहीं। 80 बच गया भाई साहब, 80। यानी कि 80 और 30
ये जो है आपका 110, तो 370 110 480 हो जाएगा। तो एक साल हम भूल गए ये वाला जोड़ना सचिन है, तभी तो कहे मैच कैसे नहीं कर रहा आंसर। तो 480 आया भैया टोटल, सॉरी भाई माफ कीजिएगा, 480 टोटल प्रोडक्शन आया 8 सालों का। तो एवरेज प्रोडक्शन कितना है 60 साल। ये हम 80 देखना ही भूल गए, ठीक है जी। अब बताओ 60 से कितना है ज्यादा, 1 2 3 4, अब आंसर 4 साल है, 4 साल ही है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन द मैक्सिमम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, किस साल पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। हमें 4 साल का ही डेटा दिया है, तो देख लेते हैं 2007 में मेरे भाई 2006 से 55 थी, 55 से 80 हो गई है, ठीक है। देखो यहां काफी ज्यादा फर्क है, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं लिखूंगा। 2005 में देखते हैं तो 50 से कितनी हो गई है 70 हो गई है 2005 में। 2003 में देखते हैं तो 45 से कितनी हो गई है 65 हो गई है। और 2002 में 30 से 45 हो गई है, 30 से 45 हो गई है। तो आपको पूछा है परसेंटेज वृद्धि किस साल अधिकतम थी। अब बताओ भैया, बताओ सचिन। हम्म, हाँ बताओ, केवल देख के बता दो कि किस साल में सबसे ज्यादा है सचिन। 30 से 45 है, 2002 दिख रहा है भाई। दिमाग लगाना है, दिमाग मेरे भाई, सारा खेल ही दिमाग का है। कैलकुलेशन करने बैठो कि इन सालों में कितने कितने परसेंट बढ़ी, तो भैया आप पागल हैं। 2002 में 30 था, 30 से 45 हो गया, तो सबसे आसान डाटा यही है, 1.5 गुना। 15 तिया 45 होता है ना, यानी कि कितना हो गया 50% बढ़ गया। कोई संख्या अगर 1.5 गुना होगी, 1.5 गुने का मतलब होता है 150%। एक मतलब 100%, 1.5 मतलब 150%। अगर 150% हो गया, यानी कि 100% से 150% हो गया, तो कितना बढ़ा 50%। तो 50% एक इजी नंबर, इससे कंपेयर कर लेंगे। ये 45 से 65 कितना बढ़ा है 20, तो 45 का 50% कितना होता है 22.5। 45 का आधा 22.5 होता है, लेकिन ये बढ़ा कितना है, यानी कि 50% से ये 50 है, 50 से 70 कितना बढ़ा है, लेकिन 50 का 50% क्या होता है 25, यानी कि 25, ये भी कम बढ़ा है 50% से। ये 55, 55 से 80 कितना बढ़ा है मेरे भाई, लेकिन 55 का 50% कितना होता है आधा, 55 का आधा कितना 27.5, यानी कि मेरे भाई ये भी जो है 50% से कम बढ़ा है। तो ये ऑप्शन 50% बढ़ा है, ये आंसर होना चाहिए। देखा ना, सब बच्चे समझ गए होंगे। तो ये 1.5 गुना हो रहा, बाकी किसी ऑप्शन में 1.5 गुना नहीं हो रहा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा 2002 में पिछले साल सबसे ज्यादा परसेंटेज वृद्धि हुई है। आगे देखेंगे, ये वाला सवाल बताओ। 2003 से 2004 तक मोबाइल के प्रोडक्शन में अप्रोक्सीमेट परसेंटेज गिरावट क्या थी। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन मोबाइल प्रोडक्शन फ्रॉम 2003 टू 2004। तो 2003 से जब हम 2004 में आ रहे हैं, यही तो है ना, तो कितना प्रोडक्शन गिर गया भैया 15। पहले कितना था 2003 में 65, तो कितना आ जाएगा यार, ये तो बहुत सिंपल है, 5 से चला जाएगा, 5 या 15 और 5 से 13, 3/13 आ गया। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा, तो 300/13% आ गया। और 300 को अगर हम लोग 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 4 जीरो बचेगा, 40 13 तिया 39, यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा 23%। ठीक है, देखो बिल्कुल अलग डी आई हैं, अभी तक हमने जितने भी करे बार ग्राफ के बिल्कुल अलग नहीं एक दूसरे से सचिन, है ना, सारे अलग हैं, पूछने का तरीका भी अलग है और क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग फ्रेम हुए हैं, बढ़िया बढ़िया डी आई सिलेक्ट किए। आगे चलते हैं, अगला बार ग्राफ चौथा आज की क्लास का सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं, ये देखिए
ये तो बड़ा गंदा सा दिख रहा है, ये दिख रहा होगा क्या बच्चों को? थोड़ा सा छोटा है। अब दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा क्या बच्चों को? ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 23 के ही सबसे बढ़िया सवाल है, 2023 के ही सबसे बढ़िया सवाल है। ये दिख रहा होगा क्या? चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आपको, नहीं दिखेगा तो छोड़ देंगे। ये अल्फा बीटा गामा है। देखो पेपर जब ऑफलाइन पेपर होगा, पेपर में प्रिंट होगा तो वहां कलर नहीं दिखाई देगा, जैसे पिछले डीआई में तो वहां ऐसे दिखाई देगा। अल्फा ये है, बीटा में खड़ी लाइन है और गामा में काला है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, ये क्या दिखाया गया है यहाँ पे? शहर दिखाए गए, ए बी सी डी एफ शहर हैं। ठीक है जी। और ये बताए नंबर ऑफ यूजर्स इन 1000, ये नंबर ऑफ यूजर्स बता रहे हैं। गिवन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ यूजर्स डिफरेंट शहर में 10 सिटी, ए बी सी डी एफ जी एच 10 सिटीज में बताते हैं जो मोबाइल की टेलीफोन सर्विस यूज कर रहे हैं, है ना, टेलीकॉम सर्विसेज यूज कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो मोबाइल की टेलीकॉम सर्विसेज यूज करने वाले 10 शहरों में लोगों की संख्या बताई गई है थाउजेंड्स में, ये डाटा है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या आएगा? शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना परसेंट कम है। यानी कि शहर बी के कुल यूजर्स शहर एच के कुल यूजर्स से कितना परसेंट कम है, यही सवाल बन गया ना। अल्फा बीटा गामा टुगेदर मतलब टोटल यूजर। तो शहर बी में टोटल यूजर कितने हैं? 500, 600, 1100 और 400, 1500। और शहर एच में टोटल यूजर कितने? ये रहा शहर एच है भाई। एच का तो यार दिख नहीं रहा भैया। अच्छा ये एक सेकेंड, अब ठीक है ना? ये देखिए, तो शहर बी में कितने हैं? 1500। शहर बी में टोटल यूजर कितने हैं? 1500। शहर एच में कितने हैं? 500, 600, 1100 और 800, 1900। तो शहर एच में टोटल यूजर कितने हैं? 1900। बात आ गई समझ में? तो बोला है शहर बी में अल्फा बीटा गामा के कुल यूजर शहर एच के कुल यूजर से कितना परसेंट कम है। यानी कि बेसिकली निकालना है कि 1900 से 1500 कितना परसेंट कम है। तो जब 2 जीरो एंड में लगा हुआ है तो आप रेशियो लेंगे तो 2 जीरो काट लीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए बच्चों। 19 से 15 कितना कम है? 4 कम है, बटे कितना? 19, और परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो ये आएगा 19 दूनी 38 और 20 बच जाएगा 19 एकम 19, यानी कि लगभग 21% कम है। तो लगभग 21% आपका बी ऑप्शन होगा। ये आसान सवाल है एकदम। सवाल है अगला, सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के यूजर्स की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये इसमें तो यार केवल जोड़ना और तो कुछ करना नहीं है, केवल ऐड करना है कि सभी 10 शहरों में बीटा गामा के कुल यूजर्स की संख्या कितनी है। तो बीटा गामा यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि आखिर के दो, इनकी संख्या बतानी है। तो 500 और 450 कितना हो जाएगा? मैं ऊपर ही लिखते चलता हूं। 500 450 कितना हो जाएगा? 950। यहां बीटा गामा कितना आएगा? 600 और 400, 1000। यहां बीटा गामा कितना आएगा? 500 और 450, 950 हो जाएगा। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा? 700, 600, 1300 हो जाएगा। यहां बीटा गामा कितना आएगा? 650 और 400, 1050। यहां बीटा गामा कितना आएगा? 350 और 450, 800। ऐसी करना पड़ेगा। यहां बीटा गामा कितना बच्चों? 750 में 50 जोड़ेंगे 1250। ठीक है, यहां बीटा गामा कितना? 800 और 600, 1400। यहां बीटा गामा कितना है? 450 और 600, 1100 हो गया ना। और यहां बीटा गामा कितना है? 650 और 800, 1450। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर। अब क्या करना है? इनको सिंपली जोड़ लो।
तो अगर सिंपली इनको जोड़ना है तो 50 वाली चीज बाद में, पहले वो जोड़ लेते हैं, 1000 वाला चीज जोड़ लेते हैं। 1400, 1100, 2500, 2500 और 1400 कितना हो गया? 3900। 3900 और 1200 5100, 5100, 800 5900 और 1000 6900। 6900 में 1300 जोड़ेंगे 8200, 8200 में 900 और 900 1800 जोड़ेंगे 10,000, 10,000 में 1000 जोड़ेंगे 11,000 हो गया। अब 50 से ले लो, 50 50 100, 50 150, 50 200 और 50, यानी कि 11,250 सही जोड़ा हमने। ठीक है भाई, तो ऐसा नहीं कि आप इनको सिंपल जोड़ने लगो, पहले 1000 वाली चीज जोड़ लो, फिर ये लास्ट के 2 डिजिट मैंने हटा दे उनको बाद में। ये जोड़ने का अच्छा तरीका है, सबसे आसान। ठीक है, आ जाते हैं फिर से एक और सवाल है इसी पर। शहर ए में अल्फा बीटा के एक साथ यूजर्स की संख्या शहर ई में बीटा गामा के एक साथ यूजर्स की संख्या का कितना परसेंट है? तो शहर ए में अल्फा बीटा यानी कि पहले 2, तो शहर ए में अल्फा बीटा यूजर्स की कुल संख्या कितनी है? 900। सवाल यह है कि शहर ए में अल्फा बीटा के यूजर्स की संख्या शहर ई में बीटा और गामा, ये रहा शहर ई, तो शहर ई में बीटा और गामा लेने यानी कि आखिरी के 2, 650 प्लस 400 कितना आ जाएगा? 1050। बोलो बात सही है? तो अल्फा बीटा के यूजर्स की संख्या शहर ई में बीटा गामा के एक साथ यूजर्स की संख्या का कितना प्रतिशत है? यहां कम या ज्यादा नहीं बताना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बोला है कि शहर ए में अल्फा बीटा, शहर ए में अल्फा बीटा के यूजर्स की कुल संख्या कितनी है? 900। ये संख्या शहर ई में बीटा और गामा के यूजर्स की संख्या यानी कि कितनी? 1050 का कितना परसेंट है? तो बेस हमेशा आएगा नीचे, ये परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है भाई, अब 1 0 हम लोग काट लेते हैं, 5 से हम लोग 120 बार, और 5 से मुझे दिख रहा है 105 है आपका, 21 बार भी चला गया। तो 90 से हल्का सा ही ये कम आने वाला है आंसर, तो यानी कि ये उत्तर है। दिख रहा है ना? 21 चौक 84, बिल्कुल। या इतना भी करने की जरूरत नहीं है सचिन, मैं बताऊं, जैसे 90 है, 90 की गुणा किससे कर रहे हैं? 20/21 से। 90 की गुणा किससे हो रही है? और अगर 90 की गुणा 20/21 से कर रहे हैं तो 20/21 क्या 1 से छोटा नंबर है? अगर 90 को 1 से छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर 90 से कम आएगा, जो एक ही ऑप्शन है। इतना करने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आएगी ना? कितनी बेहतरीन बात है। आगे चलेगा, सवाल यह है कि शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा गामा के यूजर्स की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा गामा के यूजर्स की संख्या से अनुपात क्या है? तो शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा गामा यानी कि टोटल ही बताना है। शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा गामा की संख्या का किससे रेशियो बताना है? शहर आई में एक साथ बीटा गामा के साथ। यह रहा शहर आई, शहर आई में बीटा गामा का एक साथ रेशियो बताना है। तो कितना आ जाएगा? 8 7 1500 और 600 2100। ये शहर डी में टोटल यूजर्स आ गए अल्फा बीटा गामा में। शहर आई में बीटा और गामा के यूजर्स, तो शहर आई में बीटा और गामा की 650 प्लस 450 कितना? 1100। तो 2100 और 1100 का रेशियो, तो 21:11 आ गया, आगे कटेगा नहीं, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलेगा। सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के यूजर्स की औसत संख्या कितनी है? ये तो जोड़ना पड़ेगा भाई, है अल्फा और गामा, अल्फा जोड़ो और गामा जोड़ो। ठीक है भाई, पर जोड़ के उसको डिवाइड कर देंगे आप। ये सवाल खुद कर लेंगे, होमवर्क है, क्योंकि इसमें केवल जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक है ना? गामा हमने अच्छा पूरा जोड़ना पड़ेगा, अल्फा गामा। ठीक है, जोड़ना फिर डिवाइड कर लेना, एवरेज आपका आ जाएगा। आपका होमवर्क है, कुछ भी क्रिएटिव या नया सीखने वाले सवाल में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हम अपना आखिरी डीआई। भाई ये सवाल मैंने आपको दिया है तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दोगे आप, इसका आंसर कमेंट में करके बताना। ठीक है, लास्ट डीआई हम करेंगे बार ग्राफ का अपना आखिरी। आ जाओ, ये वाला डीआई यूपी SSSC
पीईटी 2021 के पेपर में आया है एज इट इज। पहले समझ लेते हैं कि सवाल क्या है। इस ग्राफ में एक वस्तु एक्स के इंपोर्ट को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ों रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्न के उत्तर दें। इंपोर्ट मतलब हम कोई सामान जो है मेरे भाई मंगा रहे हैं, ठीक है ना, दूसरे कंट्री से हम एक सामान जो है मंगा रहे हैं अपने देश में। तो 2013 से कहां तक जारी कहानी, 2019 तक। इस सामान एक्स को कितने कितने करोड़ रुपए का हमने इंपोर्ट किया है वो बताया है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब सवाल देख लेते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स फ्रॉम 2014-15 टू 2015-16। 2014-15 से 2015-16 में एक्स के इंपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। तो 2014-15 में कितना है 900 और 2015-16 में कितना है 1200, यही तो दिए दोनों साल। तो 900 से 1200 कितना इंपोर्ट आपका बढ़ गया, 300 बढ़ गया। 2014-15 में कितना था 900 था, तो इंपोर्ट कितना बढ़ गया 1/, और 1/3 परसेंटेज में क्या होता है 33.33%। ये आंसर है। तो ये आसान सवाल एकदम, 33.33%। आगे चलते हैं। एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर्स। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपए करोड़ में बताना है। एक सेकेंड। एवरेज ऑफ द इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ईयर बाय ईयर फॉर ऑल द ईयर्स। सचिन बताओ जरा क्या मतलब है सवाल का, बताओ सचिन, बच्चों बताओ इस सवाल का क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है इस सवाल का। जितने भी साल दिए हैं, साल दर साल एक्स के इंपोर्ट की वृद्धि जो हुई है उसका एवरेज बताना। ये इंपोर्ट का एवरेज नहीं बताना, हर साल जो एक्स के इंपोर्ट में जो इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीज का मेरे दोस्तों आपको एवरेज बताना है। जैसे कि यहां 2013-14 से 2014-15 में कितना इंक्रीज, क्योंकि हर साल देखो इंक्रीज ही हो रहा है। 2013-14 से कितना इंक्रीज हुआ 200, और ये 2014-15 से कितना इंक्रीज हुआ मेरे भाई 2015-16 में 300। यहां कितना इंक्रीज हुआ है 0, यहां कितना इंक्रीज हुआ है 100, यहां कितना इंक्रीज हुआ है 700 वृद्धि हुई है। यानी कि मेरे प्यारे भी टोटल वृद्धि कितनी 700, 800, 1100 और 200, 1300 वृद्धि हुई। ठीक है, कितनी बार हमने काउंट करी वृद्धि 1 2 3 4 5 बार, यानी कि एवरेज वृद्धि कितनी है साल दर साल 260, 1300/5। ये आंसर है। अब देखो मैच किया ना, सही है सवाल। तो सवाल आसान है पर लैंग्वेज इसकी बढ़िया लिखी गई है। ये पूछा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स देयर वाज मोर इंपोर्ट ऑफ एक्स देन द एवरेज इंपोर्ट ऑफ एक्स। ये तो आसान है, ऐसा सवाल हम बना भी चुके हैं कि कितने साल ऐसे हैं जब एक्स का इंपोर्ट एक्स के एवरेज इंपोर्ट से ज्यादा है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एवरेज निकाल लेते हैं। एक्स का एवरेज इंपोर्ट कितना आएगा 700, 900, 1600 और ये 1200, 1200, 2400, 1600, 2400, 4000, 4000 2, 6000, 6000 और 13, 7300 हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सही जोड़ा है ना हमने। 7300, 1600 और 2400, 4000 2, 6000 और 13, 7300 आ गया। कितने साल है भाई 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 साल है। तो एवरेज आएगा 7300/6। तो 7200 होता तो 6 से भाग करने पर जाता 1200 बार। अगर 7200 होता जाता ना सचिन, लेकिन 100 ज्यादा है ये। अगर 7200 होता है, पूरा नहीं मैं पागलों की तरह भाग करूंगा, 7200 होता 6 से भाग करते तो 12 चिंग 72, 1200 जाता, 100 बच गया। ऊपर 73, 100 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 16.66, यानी कि ये एवरेज आ गया 1216 के करीब। तो बोला है कितने साल एक्स का इंपोर्ट एक्स के एवरेज इंपोर्ट से ज्यादा है, तो 1216 से ज्यादा तो केवल 2 सालों में है। ये आंसर है। आगे बात समझ में है सचिन। आ जाते हैं
सवाल ये है, डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इंपोर्ट ऑफ एक्स इज लेस देन द एवरेज इंपोर्ट एंड इन विच इंपोर्ट ऑफ एक्स इज मोर देन द एवरेज इंपोर्ट। सचिन ने तो खटाक से बता दिया भाई। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने खटाक से बताया? एक्स के एवरेज इंपोर्ट से अधिक आयात और एक्स के एवरेज इंपोर्ट से कम आयात के वर्षों का अंतर क्या? अभी मैंने निकाला कि एक्स के एवरेज इंपोर्ट से 2 साल तो ऐसे जिनमें ज्यादा इंपोर्ट हुआ है और 4 साल ऐसे हैं जिन्होंने एवरेज से कम जो है इंपोर्ट हुआ है। तो यानी कि और इन वर्षों की संख्या का अंतर पूछा है तो अंतर कितना आ जाएगा? 2 साल ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्लास के और इसके आखिरी डीआई की तरफ चल दिए। ये आखिरी डीआई है मेरे भाई, आखिरी सवाल है, बताइए। द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ एक्स ड्यूरिंग 2018-19 ओवर इट्स एवरेज ऑफ इंपोर्ट ऑफ एक्स ऑफ ऑल द ईयर्स। सवाल की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है, खतरनाक। परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना है कि 2018-19 के दौरान जो मेरे भाई इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है, किससे किससे मेरे प्यारे भाई? एक्स के एवरेज इंपोर्ट से। तो 2018-19 में जो आपका इंपोर्ट में इंक्रीज है वो एक्स के एवरेज इंपोर्ट से कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। तो आप बताइए कि एक्स का एवरेज इंपोर्ट है कितना। इन जितने भी सालों की कहानी दी है, इन सारे सालों में एक्स का एवरेज इंपोर्ट है कितना? ये तो मैंने निकाल लिया ना, ये निकाल लिया। 7300 नहीं 1200 लेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी, अगर वो लेंगे तो हम इसको वो ही लेते हैं 7300/6। तो हमने एवरेज ले लिया 7300/6, समझ में आया? तो इन सारे दिए गए वर्षों में जो उसका औसत है 7300/6। सवाल यह है कि 2018-19 के आयात में जो उसकी प्रतिशत वृद्धि है वो एवरेज से कितना ज्यादा है, समझ में आया? तो 2018-19 में अब देखो, ये अगर मुझे निकालना है तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसका? रेशियो ले लो कि भाई एवरेज कितना है 7300/6 और सन 2018-19 में कितना इंपोर्ट हुआ है? 2000 इंपोर्ट हुआ है। तो मुझे यह बताना है कि 2018-19 में वृद्धि कितनी ज्यादा है एवरेज से। तो मेरे भाई इसका क्या ले लो आप? रेशियो लेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 73 रेशियो। अभी इधर 6 की 20 में गुणा हो जाएगी। ये रेशियो लेने का सबसे आसान तरीका है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो बस इतना बताना है कि 73 से 120 कितना ज्यादा है। तो 73 से 120 कितना ज्यादा हो गया? 27 और 20 47 ज्यादा हो गया ओवर 73 को। कि पहले मैंने बेस क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। ये क्या है? एवरेज। और ये क्या है? प्रोडक्शन इन 2018-19। ठीक है, रेशियो ले लिया पहले, कितना ज्यादा है? रेशियो लेने के बाद आसान हो गया। ये बात परसेंटेज में बतानी है तो 100 से गुणा करेंगे हम लोग, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब ये हो गया 4700। 4700 को 73 से भाग देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है जी, बताओ 7 बार तो जाएगा ही नहीं ना, ये तो 6 बार जाएगा। तो 73 छिक्का जाएगा मेरे भाई। 73 छिक्का कितना आएगा? 420 और 18 438 हो गया। तो 400 ये 4700 हो जाएगा ना भाई, 4700/73। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 420 18 438 हो जाएगा। बचेगा कितना? 32, 320 बचेगा। तो 73 से फिर 4 बार चला जाएगा, 73 चौका चला जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि 280 और 12 292। तो 64 पॉइंट आना चाहिए। तो ये ऑप्शन है भाई। देखो ये काफी नजदीक है तो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, हवा में तीर नहीं चला सकते। 64 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ कट भी नहीं रहा है। तो ये सवाल भी बहुत बढ़िया था और इसी के साथ मेरे भाई हमारे 5 डीआई खत्म होते हैं। ठीक है, बार ग्राफ पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। तो हमने टेबल डीआई कर लिया, यूपी ट्रिपल एससी पीटी वाले बच्चों के लिए हमने बार ग्राफ कर लिया। आज की क्लास में 2 डीआई तो बहुत अच्छे थे, एक मॉडरेट था और 2 इजी थे। ठीक है, ऐसे ही आपका पेपर भी बैलेंस ही आएगा। एक डीआई तो भाई मैं भी कह रहा हूं कि बहुत टफ आने की उम्मीद है, लेकिन बाकी जो है 3 वो इजी टू मॉडरेट ही रहेंगे और इसी हिसाब से आपको पढ़ना है। अगली क्लास में हम, क्योंकि हमारे पास कल का दिन है, परसों से आपके पेपर हैं, कल की क्लास में हम पाई चार्ट पढ़ेंगे और लाइन ग्राफ पढ़ेंगे। 3 डीआई में उन पे करा लूंगा।
करवा दूंगा। और दोस्त जितना मैं कराऊंगा उतना काफी है, ये तो आपको मिस करना ही नहीं, कम से कम प्रीवियस ईयर के डीआई तो आपको लगा के जाना ही है। आपको आज की क्लास में कौन सा डीआई सबसे बढ़िया लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपने खुद से कितने सवाल सही कर ले ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है भाई, धन्यवाद।